आज का हमारा चैप्टर है सेट्स। देखो सेट्स को हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो टेबुलर फॉर्म है जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, जो कुछ भी सेट के अंदर लिखा हुआ है उसको कोमा लगा लगा के लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ चीज डिफाइन करके लिखते हैं और उसका जो आंसर होता है वो एक्चुअली रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में ये जो सेट है टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इन चार तरीके से लिख सकते हैं। और भी तरीके हैं इनको लिखने के, जैसे पहले वाला क्या लिखा है एक्स, उसके बाद में कोलन लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट आएगा, कोलन की जगह एक वर्टिकल लाइन भी बनाई जा सकती है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब है ये जो एक्स है वो नेचुरल नंबर है, इसमें एक्स 4 से छोटा भी है और 4 के इक्वल भी हो सकता है। तो हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, 4 से शुरू करेंगे, 4, 3, 2 और 1, ये बिल्कुल इसके जैसा हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस कोलन की जगह पर वर्टिकल लाइन लगाई हुई है। ठीक, इसमें एक्स के इंटरवल को थोड़ा सा चेंज किया, खाली लिखने का तरीका बदला है, आंसर तो सेम आना है। यहाँ बोल दिया कि एक्स इज बिटवीन 1 and 4 एंड एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 4। इसी तरीके से इसके अंदर ये बोल दिया गया है कि एक्स इज लेस देन 5, अब क्योंकि नेचुरल नंबर है और लेस देन 5 है तो 4 से शुरू होना है, 4, 3, 2, 1, तो हमारे पास में यही आंसर आएगा। अब सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखा करते हैं और इसके अंदर जो लिखा करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट है 1, 2, 3, 4। ठीक, अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 एलिमेंट्स है। तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू एन ए। ये जो लिखने का तरीका है ये खाली ये बताता है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग एक अलग नाम से बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो हम लोगों को ये वर्ड ध्यान रखना है कि कार्डिनल नंबर कितना होता है, एन ए होता है। ठीक है, मतलब वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। अब देखो इस वाले सेट के अंदर एलिमेंट्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 ए में है। ठीक है, फिर 4 बिलोंग्स टू ए, 4 इज ऑल्सो इन ए। ठीक है, लेकिन 5 ए में नहीं है तो हम लोग बोलेंगे 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। अब हमारे पास में कुछ सेट्स हैं जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एन मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं तो हम लोग इनको सबको एनलिस्ट नहीं कर सकते तो डैश डैश लगा के छोड़ देते हैं। W इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3। ये भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। I और Z, इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये इस तरफ भी बढ़ता है और इस तरफ भी बढ़ता है। इसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 0 देन +-1 देन +-2 देन +-3 डैश डैश डैश। ठीक है, फिर I प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इस प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। I मतलब तो इंटीजर है पी और प्लस मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होएगा, अभी इंटीजर्स में तो नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं, डेसिमल वाली वैल्यूज नहीं है ना। तो पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होएगा, 1, 2, 3 से स्टार्ट होगा। 0 तो पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। तो I प्लस इज इक्वल टू 1, 2, 3 और ये किसके इक्वल हो गया, n के इक्वल, यानी कि n की जगह पर जहां पर हम लोगों ने यहाँ n लिखा है इसकी जगह पर I प्लस भी लिखा जा सकता है। ठीक भाई, फिर R इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में डेसिमल वाली वैल्यूज भी आती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं। तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं, क्या होता है ये, जैसे हमारे पास में मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, इस तरफ ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाती है वैल्यूज, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती है। तो इस एक्स एक्सिस पर ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 और फिर प्लस इन्फिनिटी, ये सारी के सारी वैल्यू जिसमें डेसिमल भी शामिल है और विदाउट डेसिमल वाली वैल्यूज भी शामिल है, उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है तो हम लोग इनको इस तरीके से सेट फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, पर एक्चुअली ये सेट है। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, R इज इक्वल टू -इन्फिनिटी, +इन्फिनिटी। मीनिंग ये है कि कोई रियल नंबर है जो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, एक हमारे पास में सेट आता है R0, नीचे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि रियल नंबर तो है हमारे पास में लेकिन उसमें 0 शामिल नहीं है ना। तो ये होता है R-0। इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे हमारे पास में ये कोई एक्स एक्सिस है, R का मतलब तो पूरा -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी हो गया। R0 का मतलब क्या हो गया, 0 को छोड़ दो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि -इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक आओ, 0 को छोड़ दो, जंप करके आगे चले जाओ 0 के बाद +इन्फिनिटी तक, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास में जो सेट्स आएंगे उसमें कुछ सेट्स में तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब हमको ये नहीं पता है कि कहाँ तक रुकना है, तो ऐसे सेट्स को हम लोग इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। और कुछ ऐसे सेट भी आएंगे जिसमें हमको पता है कि कहाँ तक रुकना है, भले
नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो, 1 लाख हो 10 लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि कहाँ तक रुकना है, तो फिर वो सेट कैसा बोला जाएगा, फाइनाइट सेट। और यदि ये नहीं पता है कि कहाँ तक रुकना है तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। जैसे ये इनफाइनाइट सेट्स हैं और ये फाइनाइट सेट है। अब देखो कुछ इंटरवल्स हमारे आगे कोर्स में काम आएंगे। 0,4 दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये है कि कुछ वैल्यू है जिसको हम लोग नॉर्मली एक्स बोला करते हैं, वो 0 से 4 के बीच में है, ठीक है। अच्छा, ये इंटरवल्स हम लोग किसके लिए काम में लेते हैं, खाली रियल नंबर्स के लिए काम में लेते हैं, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई रियल नंबर है जो 0 से 4 के बीच में, यानी कि डेसिमल वाली वैल्यूज भी अलाउड है और विदाउट डेसिमल वाली वैल्यूज भी इसमें अलाउड है। कैपिटल ब्रैकेट, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू या कोई भी रियल वैल्यू 0 से 4 के बीच में 0 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। इसमें कैपिटल ब्रैकेट खाली 0 की तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब 0 शामिल है, वैल्यू 0 4 के बीच में कहीं हो सकती है, लेकिन 4 शामिल नहीं है, ठीक है। और इसमें कैपिटल ब्रैकेट 4 की तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब 4 शामिल है। स्मॉल ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब 0 शामिल नहीं है, और वैल्यू 0 और 4 के बीच में 4 शामिल है। इसका क्या मतलब है, -∞ to 4, कैपिटल ब्रैकेट लगा, यानी कि 4 तक नंबर जाएगा, -∞ से 4 तक। अच्छा, इन्फिनिटी और -∞ इन दोनों पर कैपिटल ब्रैकेट नहीं लगता, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि नंबर -∞ से लेकर कहीं 4 तक जा रहा है। यहाँ पर मान लो हमारे पास में 4 है, तो नंबर -∞ से लेकर 4 के बीच में कहीं पर है, ये इसका मतलब है। अब कोई भी नंबर लिखा होता है कि तो उसके लेफ्ट वाले जो नंबर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, और उसके राइट वाले जो नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं। तो इस तरफ सारे नंबर छोटे हैं, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया x इज लेस देन इक्वल टू 4। नेक्स्ट है कैपिटल ब्रैकेट 4 कोमा इन्फिनिटी, कैपिटल ब्रैकेट 4 पे लगा हुआ है, इसका मतलब 4 शामिल है, ठीक है। और नंबर 4 से आगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ है, यानी कि इस केस में नंबर 4 से लेकर 4 भी है और 4 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अब कोई भी नंबर के राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो सब उससे बड़े होते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। नेक्स्ट, r प्लस का क्या मतलब है, जैसे i प्लस था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे ही r प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब हो गया कि 0 के बाद में चाहे वो 0.01 हो, लेकिन 0 नहीं है। 0 के बाद के जो नंबर्स है उन सब नंबर्स को 0 को छोड़ दो, 0 के बाद के जितने भी नंबर्स हैं राइट हैंड साइड की तरफ उन सबको हम लोग r प्लस से शो करेंगे, तो ये 0 कोमा इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखना है। अब हम लोग सेट्स के कुछ टाइप्स की बात करते हैं, बहुत ईजी है। पहला है नल सेट, जिसको हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं, और वॉइड सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट ऐसे सेट होते हैं जो खाली होते हैं, ठीक है। जैसे a इक्वल टू दिस वन, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो खाली ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसी को हम लोग 5 से भी शो करते हैं, यानी कि ये दोनों चीज सेम है, हम लोग को ध्यान रखना है। अब मान लो हमारे पास में कुछ ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि x है, x बिलोंग्स टू n और x इज लेस देन 1। x नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, और साथ में कंडीशन क्या दे दी, x इज लेस देन 1, तो 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता है नेचुरल नंबर। इसका मतलब इसका कुछ भी आंसर नहीं आएगा, कुछ भी आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, तो आंसर कैसा लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये इसका मतलब। सिंगलेटन सेट का मतलब होता है कि ऐसा कोई सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, उसको हम लोग सिंगलेटन सेट कहते हैं। जैसे ये सेट a इक्वल टू 0, एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, सेट के अंदर 5 लिख दिया, एक ही एलिमेंट है ये, ठीक है, तो इसको हम लोग सिंगलेटन सेट कहेंगे। हमारे पास में कोई एग्जांपल है, जैसे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में। अब नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होता है, तो 1 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, 2 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो हम लोगों ने इसका आंसर लिख दिया सेट 2। अब इसमें एक ही एलिमेंट है, इसलिए इसको हम लोग सिंगलेटन सेट कहेंगे। नेक्स्ट है पेयर सेट। पेयर सेट का मतलब है ऐसे सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म भी दे दिया जाए, तो उसका जो आंसर है, यदि उसमें 2 आंसर आते हैं, 2 एलिमेंट्स आंसर के फॉर्म में आते हैं, तो उसको हम लोग पेयर सेट बोलते हैं। जैसे a इक्वल टू 0,6 लिखा है, 2 एलिमेंट्स हैं, ये पेयर सेट हो गया। b इक्वल टू 1,2 लिखा है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये पेयर सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होता है ऐसे सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। जैसे हमारे पास में a इक्वल टू लिखा है 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, n इक्वल टू कितना हो गया 3। b इक्वल टू लिखा है ABC, कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, एंड b इक्वल टू कितना हो गया 3, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। इन दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होने ही है, साथ साथ में जो एलिमेंट फर्स्ट वाले में वही एलिमेंट सेकंड में भी होने चाहिए, और जो एलिमेंट सेकंड वाले में वही एलिमेंट फर्स्ट में भी होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 इसमें है क्या, नहीं है, तो
ये दोनों इक्वल नहीं है। ऐसे ही तरीके से और भी चेक कर लो, ए इसके अंदर है क्या, नहीं है, तो भी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग लिख देते हैं इन दोनों के लिए ए इज नॉट इक्वल टू बी। लेकिन यदि कोई एग्जाम्पल है हमारे पास में, जैसे सी इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज लेस देन 5, तो एक्स कोई नेचुरल नंबर है और ये 5 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से कोई और सेट लिखा है जिसका नाम हम लोगों ने डी दे रखा है, और इसमें एलिमेंट्स को कुछ ऐसे लिख दिया, 4 पहले लिख दिया, फिर 2, 3 और 1। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स भी हो गए। अब उसके बाद ये चेक करो सी के एलिमेंट्स डी में है क्या और डी के एलिमेंट्स सी में है क्या। देखो सी के एलिमेंट 1 इसमें है क्या, हाँ है, 2 इसमें क्या, हाँ है, 3 इसमें क्या, हाँ है, 4 इसमें है क्या, हाँ है। उल्टा चेक करेंगे तो भी है, तो हम लोग बोलेंगे कि सी इज इक्वल टू डी। दोनों को चेक करना है, पहले वाले के एलिमेंट सेकंड में है क्या, सेकंड वाले के एलिमेंट पहले में है क्या, करेक्ट है, सही है, तब हम लोग इनको इक्वल सेट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट। देखो इसमें क्या होता है कि अपने पास मान लो कोई सेट है ए 1, 3, 2, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और बी इक्वल टू है 5, 3, 6, 0, 2, 1, ऐसे हमारे पास में इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। अब ए में जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर हैं क्या, 1 हाँ है, 3 हाँ है, 2 हाँ है, तो ए के जो एलिमेंट्स है वो बी के अंदर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, पहले वाले सेट के एलिमेंट्स सेकेंड वाले सेट में होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि पहले वाला सेट सेकेंड सेट का सबसेट है, और सेकेंड वाला सेट पहले वाले सेट से बड़ा है, तब उस केस में हम लोग इसको एक दूसरे नाम से बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो ये जो लिखा है उसके अंदर बी ए से बड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसकी जगह पर मान लो हमारे पास में कोई तीसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स ऐसे लिखे हैं 2, 1, 3। हम लोग ए और सी को देख रहे हैं, ए का 1 सी में है क्या, हाँ है, ए का 3 सी में है क्या, हाँ है, ए का 2 सी में है क्या, हाँ है, तो ए के एलिमेंट सी के अंदर है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी। और ये इक्वल भी हो गया, तो उसको हम लोग इस तरीके से कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक इक्वल टू वाला साइन लगा देंगे, और अब इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ सी। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि पहले वाले सेट के एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में होने चाहिए, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास में दो तरह की चीजें हैं, एक तो सबसेट और दूसरा प्रॉपर सबसेट। सबसेट को हम लोग कौन से वाले साइन से शो करते हैं, इससे, और प्रॉपर सबसेट को किससे शो करते हैं, इससे। इसमें वो इक्वल वाली लाइन नहीं होती है। ठीक है, जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसको हम लोग बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसमें ए बी से छोटा ही है, और इसमें ए बी के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हमारे पास में, फाई जो है ना, एम्प्टी सेट, ये सभी सेट्स का सबसेट माना जाता है, ये हमारे को ध्यान रखना है। मान लो हमारे पास में कोई सेट ए है और उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने सबसेट्स हम लोग बना सकते हैं, 2 टू द पावर n। और ऐसे कितने प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं, 2 टू द पावर n में से एक माइनस कर दो। तो ये जो दो फॉर्मूले हमारे पास में, ये ध्यान रखने, ये फॉर्मूला किसके लिए, सबसेट्स के लिए, 2 टू द पावर n सबसेट्स। और ये फॉर्मूला किसके लिए, प्रॉपर सबसेट्स के लिए, 2 टू द पावर n में से एक को माइनस करना है। कैसे हो रहा है देखते हैं। मान लो हमारे पास में कोई सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं। हम लोगों को इसके सबसेट्स की लिस्ट बनानी है, तो सबसे पहले हम लोग 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एलिमेंट्स उठाएंगे, पहले सिंगल एलिमेंट, फिर डबल एलिमेंट्स, फिर ट्रिपल एलिमेंट्स, इस तरीके से। तो पहले सिंगल एलिमेंट्स उठाते हैं, 1 लिखा उसको सेट में बंद कर दिया, 2 लिखा उठाया उसको सेट में बंद कर दिया, 3 को उठाया सेट में बंद कर दिया। ठीक है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है सिंगल एलिमेंट। अब डबल एलिमेंट्स लेते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं, 1 और 2 ले लिया और सेट में बंद कर दिया, 1 और 3 ले लिया सेट में बंद कर दिया, 2 और 3 ले लिया सेट में बंद कर दिया। ऐसे ज़्यादा हम लोग दो एलिमेंट्स की ग्रुपिंग नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम लोग 3 के भी पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 एलिमेंट्स उठा लेते हैं, 1, 2, 3, तीनों को एक साथ उठा लिया और लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास में जो आए, ये सारे के सारे कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे 8 सेट्स सेट ए के सबसेट्स हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला था वो इसीलिए तो है, मान लो हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि कितने सबसेट बनने हैं, तो इस वाले फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। जैसे n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर n की जगह पर 3 रख दो, तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा। तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि सेट ए के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या होता है कि ए और बी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम लोगों को इन सबसेट की लिस्ट में से इस सबसेट को हटा देना है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने हटा दिया, तो हमारे पास में कितने सबसेट बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट
कि लिस्ट ये बन गई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से एक कम हो गया है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला में 2n में से एक को माइनस किया है। ठीक है, तो हमारे पास में प्रॉपर सबसेट्स कितना है 7। ध्यान रखेंगे इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए और ये वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करने के लिए, दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना है। अब देखो सबसेट्स है तो सुपर सेट भी है। मान लो हमारे पास में ऐसे लिखा है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो जो ए है ना उसको तो हम लोग सबसेट पढ़ते हैं, और ये जो बड़ा वाला है बी इसको हम लोग सुपर सेट पढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे सुपर सेट किसको बोलते हैं, सबसेट किसको बोलते हैं। अब देखो सबसेट से रिलेटेड हमारे पास में एक टर्म है जिसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट में क्या करते हैं हम लोग कि जितने भी हमारे पास में सबसेट्स हैं उन सबको एक सेट के अंदर बंद कर दो, यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट लगा दो, यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट लगा दो, तो जो सेट बन के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, तो हमारे पास में कोई सेट ए है, इसके पावर सेट को हम लोग कैपिटल पी ब्रैकेट ए से लिखते हैं। ठीक, मान लो ये ए हमारे पास में 1 2 3, इसके सबसेट्स की लिस्ट हम लोगों ने ये बनाई थी, 8 एलिमेंट्स थे इसके अंदर, तो ये हम लोगों ने फिर से बना लिया है और इसके यहाँ पर शुरू में कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो हमारे पास में एक नया सेट बन गया है जिसमें सेट के अंदर सेट है। ठीक है, तो इस वाले सेट को हम लोग पावर सेट कहेंगे। ठीक है, पावर सेट इज ए सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। अब हमारे पास सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 2 टू द पावर n। अब इन्हीं को तो ब्रैकेट में बंद किया था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना आ जाएगा 2 टू द पावर n। ध्यान रखना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग कैपिटल यू से लिखते हैं, कैपिटल यू से भी बड़ा यू यहाँ पर ये लोग लिखा करते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ए इक्वल टू मान लो हमारे पास में 1 2 3 लिखा है, बी इक्वल टू 0 3 5 लिखा है, सी इक्वल टू 5 6 लिखा है। ठीक है, अब हम लोगों ने कुछ सेट बना दिए, ये एक यू है, एक ये है यू, एक ये है यू। इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे वो 0 1 2 3 4 5 6 है। हाँ, इसमें 4 को मैंने गायब कर दिया और इसमें मैंने 0 से लेकर 9 तक की लिस्ट बना डाली। ठीक है, अब देखो ए के एलिमेंट्स इसके अंदर है क्या 1 2 3, हाँ है। बी के एलिमेंट्स इसके अंदर है क्या 0 3 5 0 3 5, हाँ है। सी के एलिमेंट्स इसके अंदर है क्या 5 और 6, हाँ है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी और सी के लिए ये यू एक यूनिवर्सल सेट के तौर पर काम कर सकता है। ठीक है, फिर से इसको देखते हैं। इस वाले यू के अंदर ए के एलिमेंट्स हैं क्या 1 2 3, हाँ है। बी में क्या है 0 3 5, इसमें है क्या 0 3 और 5, हाँ है। सी में क्या है 5 और 6, इसमें है क्या, हाँ है। ठीक है, तो इस वाले सेट को भी हम लोग ए बी और सी का यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। इसको देख लेते हैं। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 इसमें है क्या, हाँ है 1 2 3। बी के एलिमेंट्स 0 3 5 इसमें है क्या 0 3 और 5, हाँ है। और सी के एलिमेंट्स 5 और 6 इसके अंदर है क्या, हाँ है। तो इस वाले सेट यू को भी हम लोग ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कोई भी एक सेट होता है जिसमें दिए गए सेट्स के सभी एलिमेंट्स हों। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग इन सब की भी बात करेंगे, ये इन सभी सेट्स की बात करेंगे, तो इन सब के एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो इन सभी के लिए हम लोग इसको यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हमारे पास में 3 तरह के बेसिक ऑपरेशंस है, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। इंटरसेक्शन में हम लोग डिसजॉइंट सेट्स पढ़ेंगे और डिफरेंस में हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट भी पढ़ेंगे। यूनियन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। हमारे पास में 2 सेट्स हैं, ए 1 2 3 लिखा है, इसके अंदर बी 3 4 5 लिखा है। यूनियन का मतलब है दोनों को प्लस कर देना। प्लस करने का मतलब है ए यूनियन बी मान लो हम लोगों ने लिखा है, तो पहले ए के एलिमेंट लिख दो 1 2 3 लिख दिया, फिर उसके बाद में बी के एलिमेंट्स भी लिखना शुरू हो जाओ। मान लो बी के कुछ एलिमेंट्स पहले लिखे हुए हैं तो उसको वापस रिपीट नहीं करना है ना। ठीक है, जैसे मान लो ए यूनियन बी हम लोग इसके लिए लिखने लगते हैं, तो 1 2 3 तो लिख ही दिया क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है। उसके बाद बी के एलिमेंट्स लिखना शुरू करते हैं, तो 3 हम लोगों ने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है क्योंकि वो ए में पहले से आया हुआ था, तो इस 3 को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। 4 और 5 बच गया, इस 4 और 5 को लिख दिया, तो अब ये जो सेट आया वो ए और बी का यूनियन हो गया। तो ए यूनियन बी का मतलब ये हो जाता है कि जो एलिमेंट है वो या तो ए में है या बी में है। ठीक है, और इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इस तरीके से। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कुछ कॉमन निकालना। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में ए में 1 2 3 एलिमेंट्स है, बी में 3 4 5 3 एलिमेंट्स है, तो जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर रहे हैं या बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, हाँ है, ये एलिमेंट 3 कॉमन है, तो बस जो कॉमन आता है उसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने 3 लिख दिया, एक ही एलिमेंट है, सिंगलेटन सेट है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 3।
इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों के अंदर है। अब मान लो हमारे पास में दो सेट्स हैं, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6, ठीक है। इन दोनों का हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो कुछ आ रहा है कि कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फाइव को काम में ले लिया। हम लोग ये भी लिख सकते थे एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई आंसर ही नहीं है इसका, ठीक है। अब हमारे काम की बात ये है कि ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है, उन सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, ठीक। इसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे काफ़ी काम की चीज़ है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। मान लो हमारे पास में दो सेट्स हैं, ए में 1 2 3 लिखा है, बी में 3 4 5 लिखा है, ठीक। अब हम लोग a माइनस बी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि a में से b का कोई एलिमेंट है तो उसको डिलीट कर दो, है ना। तो इसका मतलब है a माइनस बी का जो आंसर आएगा वो किस में से आएगा, a में से आएगा। अब देखो a में 1 2 3 है, इसके अंदर b का कोई एलिमेंट है क्या, हाँ ये 3 इसके अंदर है, तो 3 को डिलीट कर दो, तो क्या बचेगा 1 और 2, इसलिए a माइनस बी का आंसर कितना हो जाएगा 1 और 2, ठीक। इसी तरीके से हम लोग b माइनस ए निकालते हैं, तो इसका मतलब ये है कि b में से a का कोई एलिमेंट है तो उसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर किस में से आएगा, बी में से आएगा। अब देखो बी माइनस ए करना है, तो बी में से ए के एलिमेंट को डिलीट करना है, तो बी में ए का कोई एलिमेंट है क्या, हाँ ये 3 वाला है इसमें, तो उसको डिलीट कर दो। तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा 4 और 5, तो बी माइनस ए क्या हो गया 4 और 5। इसमें तो हम लोगों ने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया था जिसमें ए और बी में कुछ कॉमन है। अब मान लो कुछ ऐसा हो जिसमें ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ए में 1 2 3 है, बी में 4 5 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम लोग यहाँ से ए माइनस बी निकालेंगे, तो मीनिंग तो उसका वही का वही है कि a माइनस बी का मतलब ये है कि a में से b के एलिमेंट को डिलीट कर दो। a में से b के एलिमेंट को डिलीट होंगे नहीं, 4 इसमें है क्या, नहीं है, 5 इसमें है क्या, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब है जो बचेगा वो क्या होगा a। तो हमारे पास में a माइनस बी कम्प्लीट a ही आ गया है अभी, ठीक है। और इसी तरीके से b माइनस ए निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है b में से a के कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसको डिलीट कर दो, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए जो आंसर आएगा वो b ही आएगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, तो b माइनस ए इक्वल टू 4 5 6। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम लोग ए सी से या ए डैश से लिखते हैं, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यू में से, मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दो, तो उसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को यू पता होना चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास में कोई यू है, उसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं और ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो u माइनस ए हो जाएगा, यानी कि u में से a को माइनस कर रहे हैं, ये लिख दिया। अब माइनस करने का मतलब क्या होता है, इसमें से ये माइनस हो रहा है तो इसमें से इसके कुछ कॉमन एलिमेंट है तो वो डिलीट कर दो। 1 इसमें है क्या, हाँ है, डिलीट कर दो। 2 इसमें है क्या, हाँ है, डिलीट कर दो। 3 इसमें है क्या, हाँ है, डिलीट कर दो। क्या बचेगा 4 5 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 5 6। ये कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, number of elements in A union B equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। अब इसमें से इसको उधर ले आओ और इसको उधर ले आओ, तो हमारे पास में यही फॉर्मूला चेंज होकर कैसे हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, ठीक। अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर मान लो हमारे पास में सेट ए और बी ऐसे हैं कि वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो ये टर्म यहाँ से हट जाएगी, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को कैसे लिख पाएंगे, एन ए इन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये केवल तभी अप्लाई होगा जब ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये बहुत ईजी हैं, वैसे इनमें कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। कुछ चीज़ों को हम लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ता है और हम लोग याद रख लेंगे। जैसे ए यूनियन ए में ए को यूनियन कर रहे हैं तो पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे और फिर से ए के एलिमेंट लिखने लगेंगे तो रिपीट थोड़ा करते हैं, तो ए ही आना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए के अंदर हम लोग 5 मतलब कुछ भी नहीं, तो ए के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं यूनियन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं जोड़ा, तो जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा। ए के अंदर हम लोग ए डैश यूनियन कर रहे हैं तो हमारे पास में यूनिवर्सल सेट आएगा, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ए के अंदर हम लोग यूनिवर्सल सेट को यूनियन करेंगे तो भाई ए के एलिमेंट्स तो लिखे दिए, उसके बाद यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट लिखेंगे, तो यूनिवर्सल सेट तो ऑलरेडी ए से बड़ा है, तो जो आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ए इंटरसेक्शन ए और ए में कॉमन निकालेंगे तो ए कॉमन आना है। ए इंटरसेक्शन 5 ए और कुछ भी नहीं में कुछ कॉमन निकालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, 5 आएगा।
ए इंटरसेक्शन ए डेस, ए और ए डेस अलग अलग होते हैं तो उनका कॉमन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ भी नहीं आने वाला, इसलिए 5। ए इंटरसेक्शन यू, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए पहले से होता है, ठीक है, तो ए और यू का मतलब यू मतलब यूनिवर्सल सेट, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो ए ही कॉमन आएगा, ठीक है। अब 5 डेज, 5 डेज का मतलब क्या हो गया, 5 एम्प्टी सेट का उल्टा यानी कि सब कुछ, तो 5 डेज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। और इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हम लोगों को वापस से वही सेट मिल जाएगा, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही मतलब है। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही मतलब है, तो उनको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इन दो फॉर्मूलों को हम लोग को ध्यान रखना है, इन दोनों में ब्रैकेट बाद में ले गए, यहाँ पे जो साइन है दोनों इंटरसेक्शन के या दोनों यूनियन के, इसमें एक यूनियन का एक इंटरसेक्शन का, एक इंटरसेक्शन का एक यूनियन का, इस तरीके से अलग अलग साइन, ठीक है। अब देखो जब साइन सेम होते हैं तो ब्रैकेट को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें दोनों ऑपरेशन अलग अलग हैं, ऑपरेशन अलग अलग है इसलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ए बी के साथ में यूनियन होगा, उसके बाद में ए सी के साथ में यूनियन होगा और ये वाला साइन नहीं बदलेगा, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसमें ए पहले बी के साथ में इंटरसेक्शन करेगा, फिर ए सी के साथ में इंटरसेक्शन करेगा, फिर दोनों के आंसर को हम लोग यूनियन कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसमें ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों साइन भी अलग अलग है, ऑपरेशन ही अलग अलग है भाई, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, नोटिस करो, ए में से पहले बी माइनस हो रहा है, फिर ए में से सी माइनस हो रहा है, और उन दोनों के आंसर को हम लोग इंटरसेक्शन करने की जगह यूनियन कर रहे हैं, तो ध्यान रख लेंगे हम लोग, याद कर लेंगे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन यूज करना है। और इसमें भी ए में से बी माइनस हो रहा है, फिर ए में से सी माइनस हो रहा है, देख लो फिर साइन चेंज हो गया, यूनियन की जगह क्या हो गया, इंटरसेक्शन, तो हम लोग इस तरीके से इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी डेस, ये हम लोग के काफी काम का है। ये कुछ दो डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, ए यूनियन बी डेस इक्वल टू ए डेस, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी डेस इज इक्वल टू ए डेस यूनियन बी डेस, साइन चेंज करने के काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास में वेन डायग्राम के क्वेश्चन आएंगे। वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और साइड में हम लोग यहाँ पर एक यू लिख देते हैं, इस यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। फिर जो भी सेट लिखे होते हैं उनको हम लोग या तो ऐसे मिक्स करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन है और नहीं भी है तो हम लोग अलग अलग करके लिख देंगे, ठीक। तो फिलहाल मान लेते हैं कि ए और बी में कुछ कॉमन है, हमारे पास में ये दो सेट्स हैं, ठीक। तो इसमें से ये वाला जो पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम लोग ए माइनस बी बोलते हैं। इसी तरीके से इधर वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम लोग बी माइनस ए बोलते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हमारे पास में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, कितने एलिमेंट्स आएंगे, इस पूरे में से इस कॉमन वाले को माइनस कर देंगे तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर ए ट्राइंगल बी, इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी भी कर सकते हैं, बी माइनस ए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसी हिसाब से हमारे पास में ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ट्राइंगल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। एक ये फॉर्मूला जो काफी काम आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस, यहाँ पे प्लस आता है ध्यान रखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं देखते हैं। अपने पास में कोई सेट ए है, इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 और 3 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे हैं। ए क्रॉस बी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। वो ग्रुपिंग कौन से सेट से स्टार्ट करेंगे, ए से, क्योंकि ए को पहले लिखा है। इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सा सेट पहले लिखा है, तो हम लोग फर्स्ट सेट के पहले एलिमेंट को उठा लेते हैं और इसको लेके बी के एलिमेंट्स के साथ में पेयरिंग करते हैं। तो पहले 1 को लिया, ये 4 के साथ भी पेयर होगा और ये 3 के साथ भी पेयर होगा, तो हमारे पास में आएगा 1,4 एक ग्रुप बन गया, 1,3 एक और ग्रुप बन गया, इससे ज्यादा बन नहीं सकता। फिर 2 को उठाते हैं, 2,4 एक ग्रुप बन गया, 2,3 दूसरा ग्रुप बन गया, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। फिर 3,4 एक ग्रुप बन गया, 3,3 एक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में जो भी ग्रुप है, जिनको हम लोग ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं, उनका सेट बन के आ जाएगा, इसको हम लोग ए क्रॉस बी बोलते हैं। इसकी जगह पर जब बी क्रॉस ए करेंगे तो हम लोग पहले बी के एलिमेंट को उठाएंगे, जैसे पहले ए के एलिमेंट को यहाँ पर ए क्रॉस बी में हम लोग बी के साथ क्रॉस कर रहे थे, अब हम बी के एलिमेंट को ए के साथ में क्रॉस करेंगे। तो जैसे बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो पहले 4 को उठाया, अब ये ए के एलिमेंट्स के साथ में क्रॉस होएगा, तो 4,1
पहला ग्रुप बनेगा 4,2, दूसरा ग्रुप बनेगा 4,3, तीसरा ग्रुप बनेगा, खत्म। अब 3 को उठाएंगे तो 3,1 पहला ग्रुप बनेगा, 3,2 दूसरा ग्रुप बनेगा, 3,3 तीसरा ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को बी क्रॉस ए मिल जाएगा। अब देखो कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये हो कैसे रहा है, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने लिखे हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं 1 और 2, तो एन बी इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना आएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 आ रहे थे। और इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए कितना आएगा 2 इंटू 3, क्योंकि अब बी वाले को पहले लिख दिया है और फिर ए वाले को बाद में लिखा है, तो भी आंसर तो 6 ही आना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पर याद कर लेते हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू आएगा, ध्यान रखेंगे। अब इन जनरल ए क्रॉस पी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता और इक्वल है भी, तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब जैसे पहले हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे उसी तरीके से यहाँ पर भी है ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसमें ए पहले बी के साथ में क्रॉस होएगा, फिर ए सी के साथ में क्रॉस होएगा और साइन नहीं चेंज हो रहा है। इसी तरीके से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए बी के साथ में क्रॉस हो रहा है, फिर ए सी के साथ में क्रॉस हो रहा है और फिर से साइन नहीं चेंज हो रहा है, इधर यूनियन नहीं रहा, इसमें भी इंटरसेक्शन नहीं रहा। नेक्स्ट है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, तो बी और सी इक्वल होंगे, बी इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट है ए क्रॉस फाइव इज इक्वल टू फाइव, हम लोग ए को एम्प्टी सेट के साथ में क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारे पास में पेयरिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आंसर कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू फाइव है तो इसका मतलब है या तो ए फाइव है या फिर बी फाइव है।